हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के एक सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग पिछले क्लास को देखकर आए होंगे। पिछले क्लास में हमने जीडीपी, एनएनपी, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केनेशियन इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? केनेशियन इकोनॉमिक्स। इसका नाम है किन्स का अर्थशास्त्र। क्या नाम है? किन्स का अर्थशास्त्र। यानी किन्स एक अर्थशास्त्री का नाम है, बहुत महान अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने एक विचार दिया, जिन्होंने एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग का विचार दिया और कहा कि देश का जीडीपी और रोजगार जो है इसी एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? किन्स का अर्थशास्त्र कहते हैं। तो किन्स ने क्या कहा? किन्स ने कहा देश का जीडीपी और रोजगार समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है। डिमांड पर निर्भर करता है। ये किसने कहा? ये किन्स महोदय ने कहा। तो बात होती है कि यह एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो समग्र मांग की संरचना निम्न प्रकार है। समग्र मांग को हम एडी यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है? ये हमारा एग्रीगेट डिमांड दर्शाता है। क्या है? ये हमारा एग्रीगेट डिमांड दर्शाता है, जहाँ सी कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट और एम इंपोर्ट है। यहाँ अब इसको हम विस्तार रूप से एग्रीगेट डिमांड को जानेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड में पहला हमारा बनता है सी यानी कंजम्पशन। क्या? कंजम्पशन यानी उपभोग। कंजम्पशन यानी उपभोग। तो कंजम्पशन क्या होगा? उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च होता है। उपभोग क्या होता है? उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च होता है। उपभोग क्या कहलाता है? यानी जिससे हम संतुष्ट होते हैं, उस पर जो खर्च करते हैं क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। किन्स के अनुसार
किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी बात किन्स ने कही। किन्स ने क्या कहा? किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। इन्होंने कहा एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर। क्या कहा? न्यूनतम स्तर को छोड़कर। क्यों कहा न्यूनतम स्तर छोड़कर? यानी कहने का मतलब है न्यूनतम स्तर यानी वो भी व्यक्ति उपभोग करता है जो कुछ नहीं कमा पाता है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मानिए हमारा क्या हुआ, ग्राफ हुआ, जो ऊपर वाला लाइन है ये कंजम्पशन, यह कंजम्पशन को बता रहा है यानी उपभोग को दर्शा रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह इनकम को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? इनकम यानी आय को दर्शा रहा है। तो किन्स क्या कहते हैं? एक न्यूनतम, किन्स क्या कहते हैं? एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर जो क्या होता है, उपभोग जो होता है आय पर निर्भर करता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या है? उपभोग रेखा। क्या है? उपभोग रेखा, कंजम्पशन लाइन, तो इसमें देखिए, इसमें क्या दर्शाते हैं? मानिए ये है C1 यानी कंजम्पशन 1, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, Y1 यानी फर्स्ट इनकम। अब उसको देखिए, ये हो गया C2 यानी कंजम्पशन 2, यानी ये हो गया Y2 यानी इनकम 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं गैर आय इनकम डिफरेंस, देखिए इनकम डिफरेंस ज़्यादा है लेकिन उपभोग डिफरेंस क्या है, कम है। और तीसरा बिंदु यहाँ कि न्यूनतम जो है, यहाँ कंजम्पशन यहाँ तक तो हो रहा है, यहाँ इनकम 0 है फिर भी क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। इनकम 0 है फिर भी क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं इकोनॉमिक्स में जो क्या करते हैं, जो तो कमाते तो नहीं हैं लेकिन खाते हैं। जैसे 0 से 14 साल के बच्चे हो गए, वृद्ध लोग हो गए, वो क्या होते हैं, वो काम तो नहीं करते हैं लेकिन उपभोग करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब यह हो सकता है कि आय शून्य होने पर भी
लोग पर भी आय शून्य होने पर भी उपभोग होती रहती है। और दूसरा पॉइंट यह है, किन्स के अनुसार उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में कम होता है क्योंकि लोग आय के एक भाग की बचत कर लेते हैं। अब समझ आया? ये जो है इनकम तो इतना हो रहा है, इनकम डिफरेंस इतना अधिक है, लेकिन ग्राफ में देखिए इनकम डिफरेंस इतना अधिक है लेकिन कंजम्पशन डिफरेंस देखिए बहुत कम है। यानी इनकम अधिक हो रही है लेकिन कंजम्पशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका कारण क्या है? ये जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं जिसके कारण क्या होता है, जितना आय होता है, जितना इनकम होता है उसके अनुसार खर्च नहीं हो पाता है। आशा करता हूँ कि कंजम्पशन का बात आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए अगला, एग्रीगेट डिमांड में हमारा अगला क्या है, अगला तत्व है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। क्या है? दूसरा है निवेश। और निवेश क्या होता है? यानी जो हम लोग पैसा बचाए हैं, कंजम्पशन नहीं किए, तो उसका क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें भविष्य में लाभ हो सके। तो निवेश एक खर्च होता है। निवेश क्या होता है? निवेश एक खर्च होता है। निवेश एक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार, उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है। विस्तार के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों, भवनों आदि पर किया जाता है। यानी निवेश एक प्रकार का खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? यह मशीनों, उपकरणों और भवनों आदि पर किया जाने वाला क्या है, खर्च है। आगे है, निवेश जो है वह ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन उसके साथ नकारात्मक रूप से बढ़ा हुआ है। इसको समझते हैं। निवेश
ब्याज दर पर निर्भर करता है, ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन वह उसके साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। यानी निगेटिव जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्याज दर बढ़ता है तो निवेश घट जाता है, और ब्याज दर अगर कम होता है तो निवेश बढ़ जाता है। चलिए इसे एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ, ग्राफ हुआ। तो ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा ब्याज यानी इंटरेस्ट बता रहा है। इंटरेस्ट रेट बता रहा है, और ये जो है ये हमारा निवेश बता रहा है। क्या निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बता रहा है। और ये हमारी क्या है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट लाइन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट लाइन यानी निवेश रेखा। जब निगेटिव रहता है तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, ये ब्याज दर, ये मानिए हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 5%। तो देखिए क्या है, इंटरेस्ट रेट 5% है, तो निवेश हो रहा है मानिए 10 करोड़ का, 1000 करोड़ का कह रहा है, 1000 करोड़ का इंटरेस्ट निवेश हो रहा है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मानिए यहाँ इंटरेस्ट रेट हो गया एट रेट 15%, तो निवेश क्या हो गया, निवेश घट गया, यहाँ कीजिए, यहाँ हो गया 200 करोड़ का, 200 करोड़ का क्या हो गया। तो देखिए यानी यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट 15% हो जाएगा, तो निवेश क्या हो गया, घट गया। जब इंटरेस्ट रेट जब घट गया तो ब्याज बढ़ गया। आगे बताइए, जब ब्याज कम रहता है, ब्याज दर कम रहता है, तो उधार लेने में अधिक आसानी होती है। तो जब अधिक आसानी होगी तो लोग चाहेंगे अधिक पैसा लेकर हम क्या करें, निवेश कर दें। लेकिन ब्याज दर ही जब अधिक रहेगा तो हम अधिक पैसा उधार नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस ब्याज दर को हमें क्या होगा, चुकाना भी पड़ेगा। ये क्या होगा, ये है हमारा ब्याज दर और निवेश में संबंध। आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोग क्या होगी, समझ में आए होंगे। चलिए अगला हमारा एग्रीगेट डिमांड में अगला है जी, क्या है, जी, जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
सरकारी खर्च क्या है? सरकारी खर्च। तो सरकारी खर्च जो है दो प्रकार से होता है। कौन कौन? एक तो कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी उपभोग में, इसमें उपभोग में, और दूसरा इन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट। यानी सरकार क्या करती है? निवेश करती है। और निवेश होने क्या? निवेश पीछे देखा कि निवेश क्या होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो प्रकार से होता है, एक कंजम्पशन यानी उपभोग में, और दूसरा निवेश के रूप में। अगला हमारा एग्रीगेट डिमांड का अगला तत्व है क्या है? 4 नंबर कौन? एक्सपोर्ट। कौन है? एक्सपोर्ट यानी निर्यात। क्या है? निर्यात। निर्यात किसे कहते हैं? तो एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च कह रहा है। निर्यात क्या कहते हैं? एक देश की घरेलू वस्तुओं पर, वस्तुओं और सेवाओं पर, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च, द्वारा किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। ये बहुत गूढ़ बात है। क्या है? बहुत गूढ़ बात है जिसे समझने की जरूरत है। कर रहा है विदेशी निवासी द्वारा, मानिए ये क्या है? यह जो है इंडिया है। क्या है? अब इंडिया जो है यहाँ से या तो सामान दूसरे देश में भेजेगा, देखिए एक्सपोर्ट करेगा तो विदेश में जाएगा, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? भारत के सामान पर खर्च करेंगे और उसका उपभोग करेंगे। या एक यह भी हो सकता है कि विदेशी जो है, विदेशी लोग कहाँ आ रहे हैं? विदेशी लोग इंडिया में आ रहे हैं हमारी ट्रेवल करने। क्या करने? ट्रेवल करने आ रहे हैं, यात्रा करने आ रहे हैं, और यहाँ की जो सामान है उस पर क्या कर रहे हैं? अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं, तो भी क्या करेगा? वो भी निर्यात की श्रेणी में आता है। तो इसका मतलब यही हुआ, या तो अपना सामान दूसरे देश भेजिए या दूसरे देश को बुलाकर यहाँ अपने सामान को बेचिए। वो क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अब अगला है इंपोर्ट। कौन है? पांचवा एम यानी इंपोर्ट यानी आयात। आयात क्या कहेंगे? घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर
वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, यानी बात वही है। इंपोर्ट क्या करेगा, यानी हम लोग भारत के हैं, भारत के लोग अगर विदेशी वस्तुओं और सेवा पर खर्च करते हैं तो क्या कराता है, वह इंपोर्ट कराता है। मानिए कोई वस्तु बाहर से भारत मंगाई जा रही है तो उस पर आखिर तो घरेलू लोग ही तो खर्च कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वह इंपोर्ट कहलाएगा। तो किन्स क्या कहते हैं, किन्स कहते हैं, किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है, क्या करता है, जीडीपी के निर्भर करता है। इसे भी क्या करते हैं, इसे भी एक ग्राफ द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर। तो क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। क्या कर रहा है, यह इंपोर्ट लाइन क्या है, इंपोर्ट है, और ये जीडीपी, यानी एक निश्चित स्तर को छोड़कर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, इंपोर्ट लाइन है। अब देखिए क्या करते हैं, ये M1 क्या है, M1, ये Y1, इंपोर्ट बढ़ा, क्या बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, तो क्या होगा, Y2 जीडीपी में क्या बढ़ा, ये M2, यानी M2 जो है, ये M2 यानी जो इंपोर्ट कर रहा है वो दूसरे देश के लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। यानी दूसरा देश एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक देश एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा देश क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक देश एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा देश क्या कर रहा है, दूसरा देश उसको इंपोर्ट कर रहा है। तो ये है क्या, किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। यानी यहाँ देखिए, यहाँ जीडीपी तो बढ़ रहा है, यहाँ जीडीपी भी तो बढ़ रहा है, लेकिन इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट क्या है, जितना जीडीपी ग्रोथ कर रहा है उसके अनुसार इंपोर्ट क्या है, उसकी तुलना में कम है, उसकी तुलना में क्या है, कम है। यानी जीडीपी भी क्या करता है, इंपोर्ट भी जीडीपी पर निर्भर करता है, जीडीपी पर निर्भर करता है। चलिए आगे कुछ और छोटे छोटे बिंदु हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है वो बिंदु, कौन सा है, देखिए एक अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम समझते हैं कि यदि कोई राष्ट्र
यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था या क्रूसो अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूसो अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका आयात इम्पोर्ट नहीं करेगा तो इसका आयात और निर्यात नहीं करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा तो इसका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? C + I + G, X - M इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें देखिए, तो इसलिए इसे कभी कभी क्या कहते हैं? इसे कभी कभी नहीं, हमेशा इसे क्या कहते हैं? इसका एग्रीगेट डिमांड इतना होता है तो इसे 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 सेक्टर इकोनॉमी। क्या कहते हैं? 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एग्रीगेट डिमांड की ओर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शामिल होता है। अगला है यदि कोई देश आयात निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं और उसे 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी कैसे कहते हैं? 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो इसका एग्रीगेट डिमांड एडी क्या होता है? C + I + G + X - M। तो X - M, तो आप तो कहिएगा 5 गो है, C I G X M है। तो इसे जो है ना X - M को एक सेक्टर बनाते हैं, इसको एक सेक्टर बना देते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसे कहता है नेट एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। एक सेक्टर क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। और इस प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था को 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। C + I + G और X - M क्या होता है? NX, यानी नेट एक्सपोर्ट कहता है। तो आशा करता हूँ कि ये केनेशियन इकोनॉमिक्स आप लोगों को समझ में आई होगी। बड़े ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर यह वीडियो आप लोग के ज्ञान में बढ़ोतरी कर रही है तो आप लोग इस चैनल पे कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ये जो है आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।